दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश का यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और इसी वीडियो में पूरे उत्तर प्रदेश जीके को समेट के रखा जाएगा। कोशिश यही रहेगी। चलिए ज़्यादा विलम्ब न करते हुए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में मेन पॉइंट। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है। एक वृत्त होगा, एक गोला वृत्त होगा इस तरीके का। उसमें दो मछलियाँ बनी होंगी, एक तीर होगा एक धनुष होगा, एक तीर होगा एक धनुष का, और उसी को हम राजकीय चिन्ह कहते हैं उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश की उसी चिन्ह को राजकीय चिन्ह कहते हैं। कभी भी कोई चीज़ें वितरित की जाती है सरकार की तरफ से, उसमें राजकीय चिन्ह बना होता है। उत्तर 1938 से यह इस साइन को स्वीकृति मिली है, अपनाया गया है राजकीय चिन्ह। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है, 1938 से यह अपनाया गया। क्वेश्चन पूछ सकता है कब से यह राजकीय चिन्ह कब से चल रहा है या कैसे कब से लागू है। 1938 से राजकीय चिन्ह अपनाया गया है। जैसे उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है। वृक्ष है अशोक का। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक। उत्तर प्रदेश का पुष्प क्या है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, पलाश है। और पूछ ले पशु क्या है, बारहसिंगा। पक्षी पूछ ले तो सारस या क्रोंच। कोई पक्षी पूछे सारस या क्रोंच, पशु पूछे बारहसिंगा, पुष्प पूछे पलाश, और वृक्ष पूछे तो अशोक पे लगाना है। भाषा पूछे तो हिंदी है, द्वितीय भाषा पूछे तो उर्दू है। पहले हिंदी 1947 में अपनाई गई, उर्दू को 89 में अपनाया गया। ठीक है, दो भाषाएं हैं, राजकीय भाषाएं उत्तर प्रदेश की, एक तो हिंदी है एक उर्दू है। दूसरे नंबर पर उर्दू है और 89 में अपना गया है। और राजकीय खेल क्या है उत्तर प्रदेश का, हॉकी। महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है, हॉकी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश के सदस्यों की कुल विधानसभा सदस्यों की संख्या है 404, जिसमें एक एंग्लो इंडियन माना जाता है सदस्य, राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। जो एंग्लो इंडियन सदस्य होता है उसे राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। और 403 यानी कि 404 है टोटल। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद, उत्तर प्रदेश के विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी है, 100 है। उत्तर प्रदेश के विधान परिषदों की कुल सदस्य संख्या कितनी है, 100 है। लोकसभा में उत्तर प्रदेश की सीटें कितनी हैं। लोकसभा में उत्तर प्रदेश की सीटें कितनी हैं, लोकसभा में 80 हैं और राज्यसभा में 31 हैं। लोकसभा में कितनी है, लोकसभा में है 80 और राज्यसभा में कितनी है, 31। राज्यसभा में है 31। उत्तर प्रदेश, अब कुछ महत्वपूर्ण देखिए बिंदु। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, गोविंद बल्लभ पंत थे। उत्तर प्रदेश के प्रथम क्या थे, मुख्यमंत्री थे। देश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी मुख्यमंत्री थी। पहली मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी थी। और मुख्यमंत्री पद पर यह है 1963 से 67 तक बनी रही थी, अपने पद पर रही थी। और राज्यपाल पूछ लिया जाता है, उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, इनका कार्यकाल दिया है, इतने तक कर रही थी। चौधरी शरण सिंह एवं विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के ऐसे दो मुख्यमंत्री हैं। समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप उत्तर प्रदेश के ऐसे दो मुख्यमंत्री हैं जो भारत के प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं, प्रधानमंत्री भी बने रहे अपने कार्य उस समय पे। प्रधानमंत्री भी बने, मुख्यमंत्री भी रहे और प्रधानमंत्री भी बने। नारायण दत्त तिवारी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं, नारायण दत्त तिवारी जो है ऐसे नारायण दत्त तिवारी एकमात्र ऐसे राजनेता रहे जो उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के पद पर भी रह चुके नहीं। उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री रहे। उत्तर प्रदेश एक नारायण दत्त तिवारी एकमात्र ऐसे राजनेता रहे जो उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के पद पर भी रह चुके। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहे और उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री रह चुके। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष बनारसी दास एवं श्रीपति मिश्रा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके, ये भी थे। उत्तर प्रदेश में
आगे चलिए, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक मुख्यमंत्री कौन बना? सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन बना? मायावती, 4 बार बनी। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष आत्माराम गोविंद खरे केसारी त्रिपाठी, 3 बार बने। उत्तर प्रदेश अब कुल कितने बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? उत्तर प्रदेश में 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 25 फरवरी 1961 में और 69 तक चला था, 69 तक चला था। आगे देखिए, आगे देखिए दोस्तों, आगे देखिए। कहाँ तक पहुँच गए थे हम? यहाँ पर लिया था उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयाँ। जिले 75, मंडल 18। अलीगढ़ जो है 18वां मंडल बना है, अलीगढ़ को बना दिया 18वां, पहले 17 थे, 18 टोटल मंडल हो गए हैं। देख लीजिए, नाम भी देख लीजिए। आगरा, आजमगढ़, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, चित्रकूट, झांसी, देवीपाटन, अयोध्या, बस्ती, बरेली, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी और सहारनपुर 18 मंडल हैं। सबसे बड़ा मंडल कानपुर और लखनऊ है। सबसे बड़ा मंडल कानपुर और लखनऊ है। सबसे बड़ा मंडल कौन है? कानपुर और लखनऊ है। सबसे छोटा मंडल कौन है? सहारनपुर। सबसे छोटा मंडल माना जाता है सहारनपुर। ग्राम पंचायत ये दी हुई है। नगर पंचायत देख लीजिए, नगर परिषद देखिए। नगर निगम कितने हैं? नगर निगम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नगर निगम जो हैं 17 है। नगर निगम टोटल कितने? 17। नगर निगम एवं समूह की संख्या। नगर निगम ये वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट इस लगाइए, वेरी इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नगर निगम की संख्या पूछी जा सकती है। कितने नगर निगम? 17। नगर निगम की 17 है। नगर निगम की संख्या कितनी है? 17। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश मानचित्र देख लीजिए। उत्तर प्रदेश का विश्व मानचित्र की स्थिति देख लीजिए एक नज़र। इसकी लंबाई, राज्य की पूरब से पश्चिम की लंबाई बात करें, पूरब से पश्चिम की बात करें तो 650 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम 650 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण है 200, यानी कि 250 में 10 किलोमीटर कम, 240 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम है 650 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण है 250 किलोमीटर में 10 कम, क्योंकि 240 किलोमीटर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है पूरब से पश्चिम कितनी लंबाई टोटल है? 650 किलोमीटर, याद रखिए भाई। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 90 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का लगभग 17% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश क्रमशः राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद 4था स्थान रखता है। पहले 5वां था, परंतु आंध्र प्रदेश का डिवाइड होने के कारण बढ़ गया, तेलंगाना अलग कर दिया, इस वजह से यह 4थे नंबर पे आने लगा। इसका नंबर चेंज हो, 4थे नंबर है। पहला राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर इसके बाद फिर उत्तर प्रदेश। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर इसके बाद है उत्तर प्रदेश। ओके, एनी प्रॉब्लम? चलिए आगे चलिए। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है। पूर्वी जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? बलिया। सबसे पश्चिमी जिला शामली, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर और दक्षिणी जिला सोनभद्र। कौन है? सोनभद्र है। राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल जिसका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है, एक तो है लखीमपुर खीरी के सबसे अधिक क्षेत्रफल है, लखीमपुर की सबसे अधिक क्षेत्रफल है। इसके बाद सोनभद्र आते हैं, फिर हरदोई है, फिर इसके बाद सीतापुर है। और सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले कौन कौन से हैं? सबसे हापुड़ है, सबसे कम जिले हापुड़ का, फिर गाजीपुर का, फिर भदोही का है, गाजियाबाद का, फिर भदोही का, फिर शामली का है। सबसे कम क्षेत्रफल है वो है हापुड़।
हापुड़ वो जिला है जिसका सबसे कम क्षेत्रफल है। हापुड़ वो ऐसा जिला है जिसका सबसे कम क्या है, क्षेत्रफल है। समझे ना, सबसे कम क्षेत्रफल है हापुड़ जिले का। और सबसे बड़ा जिला पूछे लिया जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर की, सबसे छोटा हापुड़ है। उत्तर प्रदेश का आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का एकमात्र देश नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश जो है ऐसा कौन से देश है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, नेपाल के साथ टच होता है। राज्य के 7 जिले नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। उत्तर प्रदेश के 7 ऐसे जिले हैं जो नेपाल से टच होते हैं, नेपाल को छूते हैं। देखिए कौन कौन है, महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर है, बलरामपुर है, श्रावस्ती है, बहराइच है और लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। 7 जिले जो हैं, 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल से टच होते हैं, नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कितने, नेपाल से। आप देख लीजिए यहाँ पर नेपाल, ये है इतना बड़ा नेपाल, ठीक है। कौन कौन से छू रहे हैं, जी नेपाल दिया है, 1 2 3 4 5 6 7, कितने, 7 जो हैं, 7 जिले हैं जो नेपाल से छूते हैं। उत्तर प्रदेश 7 जिले जो नेपाल को छू रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन पूछा जाता है, सोनभद्र ऐसा कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला है जो 3 राज्यों से टच होता है। एक तो बिहार से हो गया, झारखंड से हो गया और छत्तीसगढ़ को, ऐसा जिला है ये। आगे चलिए, उत्तर प्रदेश के 8 राज्य से क्या होता है, टच होता है। उत्तर प्रदेश के 8 राज्यों से कहीं ना कहीं टच होता है, देखिए। और एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। हिमाचल प्रदेश से टच होता है, राजस्थान से टच होता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा से। हिमाचल प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड हुआ, बिहार हुआ, उत्तराखंड हुआ और हरियाणा हुआ। और बात की जाए तो क्या है, चलिए बात कीजिए। और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली से अपनी सीमा साझा करता है, एक है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। इसमें से उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक 11 जिले जो है मध्य प्रदेश को स्पर्श करते हैं। उत्तर प्रदेश के 11 जिले जो हैं मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं, 7 जिले। और मध्य प्रदेश के कितने ज़िले उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करते हैं, 11 जिले करते हैं। ज़िले कौन हैं, झांसी है, इटावा है, ललितपुर है, महोबा है, बांदा है, चित्रकूट है, प्रयागराज है, मिर्ज़ापुर है, सोनभद्र है, जालौन है और आगरा है। इतने सारे जो ज़िले हैं यह मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं, समझे। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश से सटी सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश की ही है। उत्तर प्रदेश से सटी सबसे लंबी सीमा जो है वो उत्तर प्रदेश की ही है। सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश की। उसने पूछा हुआ है कौन सा राज्य है उत्तर प्रदेश के साथ जो लंबी सीमा बनाता है, मध्य प्रदेश। सबसे कम सीमा कौन बनाता है, हिमाचल प्रदेश बनाता है। उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करने वाले कितने ज़िले हैं, 7। जो नेपाल के साथ टच होते हैं जितने ज़िले, उतने ही उत्तराखंड के साथ। सहारनपुर, मुजफ्फरपुर नगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, 7 ज़िले जो है उत्तराखंड से अपनी सीमा साझा करते हैं। बिहार के साथ कितने ज़िले हैं, बिहार के साथ बहुत अच्छा, बिहार के साथ भी 7 हैं। थोड़ा याद करने में प्रॉब्लम कम होगी। इसके साथ भी, बिहार के साथ भी 7 ज़िले अपनी सीमा साझा करते हैं। सोनभद्र हुआ, चंदौली हुआ, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। बिहार के साथ 7 ज़िले हैं जो
उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करते हैं। हरियाणा के साथ कितने जिले हैं उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करते हैं? 6 जिले। हरियाणा में एक कम है, 6 जिले। सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा जो हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं। दिल्ली के साथ सीमा साझा करने वाले कितने ज़िले हैं? गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। दिल्ली के साथ सिर्फ 2 ऐसे ज़िले हैं जो अपनी सीमा साझा करते हैं। सिर्फ कितने ज़िले हैं? 2 ज़िले हैं। एक तो गाज़ियाबाद है, एक गौतम बुद्ध नगर है। एक गाज़ियाबाद और एक गौतम बुद्ध नगर। और राजस्थान के साथ सीमा साझा करने वाले ज़िले कौन कौन हैं? आगरा है और मथुरा। राजस्थान के साथ सीमा साझा करने वाले कितने ज़िले हैं? उत्तर प्रदेश के 2 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? 2 ज़िले, आगरा और मथुरा। आगरा और मथुरा बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन आप नोट बना सकते हैं, याद कर सकते किसी भी तरीके से, बहुत काम के हैं। चलिए आगे आगे देखिए। आगे राजस्थान हो गया था झारखंड। झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाले उत्तर प्रदेश के एकमात्र जिला सोनभद्र है। सोनभद्र जो है एक ऐसा जिला है जो झारखंड को भी छूता और छत्तीसगढ़ को भी छूता है। और कोई ऐसा जिला नहीं है जो टच करता हो झारखंड और छत्तीसगढ़ से। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, जिनमें मध्य प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। कितने 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है सोनभद्र। सोनभद्र में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है, सबसे ज़्यादा जंगल पाया जाता है। आगे देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी इस वीडियो को दरकिनार ना करे, हम आपसे बता रहे हैं। चलिए, भाग को उत्तर प्रदेश के भूभाग को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। तराई क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र या दक्षिण का पठारी क्षेत्र के। देखिए तराई क्षेत्र के बारे में समझते हैं। भावर क्षेत्र के समानांतर रूप में विस्तृत समतल, नम एवं दलदली मैदान को तराई क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तराई क्षेत्र कहा जाता है। भावर क्षेत्र के समानांतर रूप में विस्तृत समतल, नम, दलदली मैदान को तराई क्षेत्र कहा जाता है। किसे? दलदली जो क्षेत्र होगा, समतल भी होगा, नम भी होगा, दलदली भी होगा, उसे ही हम तराई क्षेत्र कहते हैं। यह समतल क्षेत्र उत्तर प्रदेश पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया तक विस्तृत है। इस क्षेत्र में धान और गन्ने की कृषि बहुत अधिक मात्रा में होती है। बहुत अधिक मात्रा में, बड़े पैमाने पर यह बहुत अधिक होती है। यहाँ पर कहाँ से? सहारनपुर से लेकर पूर्व देवरिया तक विस्तृत है। इसे ही हम तराई क्षेत्र कहते हैं। यह कृषि बड़े पैमाने पर इसमें होती है। मैदानी क्षेत्र देखिए, उत्तर प्रदेश के भावर तराई क्षेत्र और दक्षिण के पठारी क्षेत्र के मध्य मैदान क्षेत्र को या गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र 2 आब कहा जाता है। इसका निर्माण गंगा और इसकी सहायक नदियाँ यमुना हैं। गंगा की सहायक नदियाँ यमुना है, गोमती है, रामगंगा, घाघरा है, शारदा, ताप्ती, गंडक आदि etc आदि। लाई गई मिट्टी से, कांप मिट्टी से, कीचड़ एवं बालू से हुआ है, इसी को मैदानी क्षेत्र कहते हैं। आगे देखिए, बहुत ही अच्छा वीडियो होगा आपके लिए, बहुत अच्छी वीडियो होगा दोस्तों। नदियों द्वारा निक्षेपित तलछट मिट्टी तथा संरचना के आधार पर इस मैदान को 2 उपभागों में विभाजित किया जा सकता है, बांगा क्षेत्र और खादर क्षेत्र। नदियों द्वारा निक्षेपित तलवार मिट्टी, बांगा क्षेत्र और खादर क्षेत्र। बांगा क्षेत्र क्या है? खादर क्षेत्र क्या है? बांगा क्षेत्र की भूमि ऊंची होती है,
अतः नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। बांगा क्षेत्र की उर्वरता क्षमता बहुत कम होती है, इसलिए कृषि के लिए उपजाऊ नहीं होती। बांगा मतलब बंजर या बर्बाद, कोई काम की नहीं है, ज़्यादातर काम की नहीं है। खादन यानी खादने योग्य, यह नदियों द्वारा प्रति वर्ष लाई गई नई मिट्टी परतों के एकत्रित होने से बना है। यह क्षेत्र की अधिकतम उपजाऊ कृषि के लिए उपयोगी मानी जाती है मिट्टी। दक्षिण पठारी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश दक्षिणी का पठारी क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत का ही एक उत्तरी विस्तार है, जिसे बुंदेलखंड पठार के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, मिर्जापुर, गंगा क्षेत्र का दक्षिणी भाग, सोनभद्र से कुछ भाग सम्मिलित है। यह प्राचीन पठार नीचे चट्टानों से निर्मित है, इसलिए इसे बुंदेलखंड का नाम भी कहा गया है। दक्षिण पठारी क्षेत्र, दक्षिण पठारी क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ललितपुर से लेकर मिर्जापुर के गंगा के सोनभद्र के आसपास के क्षेत्र को ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, मिर्जापुर, गंगा क्षेत्र में आज दक्षिण पठारी क्षेत्र कहा जाता है। बांगर और खादर तो समझ गए होंगे आप, हम बता दिए। क्षेत्र को 3 भागों में बांटा है। 3 भागों में क्या हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। उत्तर प्रदेश का पृष्ठभूमि समझिए। उत्तर प्रदेश का ज्ञात इतिहास लगभग 400 वर्ष पुराना है। जब आर्यों का भारत प्रवेश हुआ था, इस समय वैदिक सभ्यता की शुरुआत हुई और उत्तर प्रदेश का जन्म हुआ। आर्यों का विस्तार सिंधु नदी और सतलज मैदानी भागों से यमुना गंगा के मैदानी क्षेत्रों की ओर हुआ। उन्होंने दोआब, गंगा, यमुना मैदान भाग और घाघरा नदी क्षेत्र को अपना घर बना लिया है। संसार के प्रतिनिधि शहर में एक माना जाने वाला वाराणसी शहर उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में आने वाले आक्रमणों के मार्ग में पड़ने वाला दिल्ली और पटना के बीच उपजाऊ भूमि होने के कारण इसके लिए इतिहास का उत्तर प्रदेश इतिहास से घनिष्ठ संबंध रहा है। प्राचीन काल में यह राज्य उत्तर मध्य प्रदेश के नाम से विख्यात तथा वैदिक काल में इसे ब्रह्मर्षि देश के नाम से जाना जाता था। इस काल में उत्तर प्रदेश के कई महान ऋषि मुनियों जैसे भारद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र, वाल्मीकि, याज्ञवल्क्य आदि कर्मभूमि रही है। 6वीं शताब्दी में उत्तरी भारत के 16 महान जनपदों में विभाजित क्षेत्र में से 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ये महाजनपद हैं। कौन कौन से हैं? 8 महाजनपद हैं, देख लीजिए। 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद देख लीजिए आप पहले। आठ महाजनपद पहले आप देख लीजिए। वत्स, कौशाम्बी, काशी, वाराणसी, कौशल का श्रावस्ती, मल्ल का कुशीनगर हो गया, पांचाल का अक्षित या कांपिल्य। पांचाल को हम पहले अक्षित जो है पहले पांचाल का नाम जानते थे। चेदी, शक्तिमती। वर्तमान क्षेत्र प्रयागराज है पूरा, वाराणसी है, फैजाबाद, देवरी, बस्ती, गोरखपुर, बरेली, बदायूं, गोरखपुर, बुंदेलखंड। इस तरह सुरसेन मथुरा तक है। सुरसेन जो है मथुरा, कुरुक्षेत्र, इंद्रप्रस्थ, सुरसेन मथुरा तक, पांचाल, ऐच्छित, मल्ल, कुशीनगर, श्रावस्ती, कौशल, काशी, वाराणसी, वत्स, कौशाम्बी। इस तरह वर्तमान क्षेत्र मेरठ, धानेश्वर, दिल्ली। आगे हिंदी बौद्ध काल। सातवीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत से उत्तर प्रदेश का व्यवस्थित इतिहास आरंभ होता है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने उत्तर प्रदेश में ही पहला उपदेश दिया था अपना, वाराणसी के पास जो सारनाथ जिला है तथा सारनाथ में दिया था तथा बौद्ध धर्म की नींव रखी। क्या हुआ, उन्होंने पहला उपदेश दिया और बौद्ध धर्म की हुआ नींव रखी, जो न केवल भारत में है बल्कि चीन या जापान जैसे सुदूर देशों तक फैला है।
18 ईस्वी पूर्व में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश पर शासन कर चुके महान शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त हर्षवर्धन ने कन्याकुब्ज वर्तमान कन्नौज के निकट को अपनी राजधानी बनाया। हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर दक्षिण के राजपूत, पश्चिम भारत के गुर्जर और बंगाल के पाल में कई वर्षों तक संघर्ष चला, जिसमें अंत में गुर्जर प्रतिहार सफल हुए। कन्नौज पर मुस्लिम काल आया। इस क्षेत्र में 1000 से 1030 ईस्वी तक मुसलमानों का आगमन हो चुका था, किंतु उत्तर भारत में 10वीं शताब्दी के अंतिम दशक के पश्चात मुस्लिम शासक स्थापित हुआ, जब मोहम्मद गोरी ने गढ़वालों, जिनका यहाँ शासन था, और अन्य प्रतिस्पर्धी वंशों को पराजित किया। इसके पश्चात आगे देखिए, इसके पश्चात लगभग 650 वर्ष अधिकांश भारत के उत्तर पर पहले दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल वंश का शासन रहा। इसका केंद्र दिल्ली आसपास का क्षेत्र था। सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर आगरा को बनाया। सिकंदर लोदी ने दिल्ली आगरा की स्थापना कर दी। शाहजहां द्वारा फिर से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करने तक मुगल शासन के समय भी साम्राज्य की राजधानी रही। बहुत इम्पोर्टेंट इतिहास। आगे चलिए, आगे समझते हैं। मुगल काल। क्या हुआ? मुगल काल। मुगल काल के दौरान अकबर ने आगरा के निकट आगरा के निकट 1569 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया, जो कि 1571 तक मुगल काल की राजधानी रही। शाहजहां के द्वारा आगरा में वास्तुकला की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण कराया गया। ब्रिटिश काल आ गया। अब लगभग 75 वर्ष की अवधि में वर्तमान उत्तर प्रदेश क्षेत्र का ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे अतिक्रमण किया और 1856 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध पर पूर्ण रूप से अधिकार स्थापित कर लिया। अवध पर सबसे पहले करना वो अधिकार किया था। उसे 1877 ईस्वी में पश्चिमोत्तर प्रांत में मिला लिया गया। इसके पश्चात इसका नाम पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध कर दिया गया। 1902 में इसका नाम बदलकर आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कर दिया गया। इसका गठन 1937 में इसका गठन संयुक्त प्रांत के नाम से किया गया। 24 जनवरी 1950 को इसका नाम संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। 37 में इसका गठन संयुक्त प्रांत के नाम से किया गया था। 24 जनवरी 1950 को इसका नाम संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। आगे देखिए, 1880 के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्र के राष्ट्रवाद के उदय के साथ संयुक्त राष्ट्र स्वतंत्रता आंदोलन के में अग्रणी रहा। उत्तर प्रदेश में मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे राष्ट्रवादी राजनेताओं का जन्म हुआ और संयुक्त प्रांत मुस्लिम लीग की राजनीति का भी केंद्र रहा संयुक्त प्रांत। आगे देखिए, स्वतंत्रता संग्राम चालू हो गया। अब स्वतंत्रता संग्राम की बात आ गई। अब किसकी बात आएगी?
अब आगे स्वतंत्रता संग्राम की, अब किसकी बात आएगी? तो संग्राम की, किसकी? स्वतंत्रता संग्राम के बारे में हम पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अग्रणी भूमिका रही। 1857 ईस्वी में हुए प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश से ही हुई। यह विद्रोह 10 मई 1857 ईस्वी में मेरठ से शुरू हुआ और कुछ ही समय में झांसी, कालपी, कानपुर, लखनऊ, बिठूर, अवध, वाराणसी, बलिया, आजमगढ़ आदि स्थानों में फैल गया। विद्रोह के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश अनेक वीर स्वतंत्रता सेनानियों का उदय हुआ, जिनमें झांसी की लक्ष्मीबाई, बिठूर के नाना साहब एवं तात्या टोपे, शाहजहां अली मुल्ला खां, अवध की बेगम हजरत महल और राणा बेनी माधव एवं मौलवी अहमदुल्ला शाह, पूर्व उत्तर प्रदेश में कुंवर सिंह जैसे प्रमुख व्यक्ति शामिल थे। इसके अतिरिक्त असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे आंदोलन में भी विदेश का पूर्ण सहयोग भारत ने देखने को मिला। 1925 में लखनऊ के निकट काकोरी षड्यंत्र को अंजाम दिया गया। 1925 में लखनऊ के निकट काकोरी षड्यंत्र को अंजाम दिया गया। इसके अतिरिक्त भारत छोड़ो आंदोलन में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक प्रभावशाली उत्तर प्रदेश रूप में उभर कर सामने आया। उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में, विशेष कर पूर्व उत्तर प्रदेश, बलिया, आजमगढ़, बस्ती, मिर्जापुर, गोरखपुर, जौनपुर, बनारस etc. आदि जिले थे। इसकी व्यापकता काफ़ी बढ़ गई थी। आगे समझिए। उत्तर प्रदेश का इतिहास निश्चित रूप से भारत का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण एवं अभिन्न हिस्सा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी भारतीय राजनीति में उत्तर प्रदेश का अहम योगदान बना रहा। उत्तर प्रदेश ने ही भारत को सर्वाधिक 8 प्रधानमंत्री दिए, जिनमें जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, चंद्रशेखर सिंह, बीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी etc. आदि हो गए। विभाजन, उत्तर प्रदेश का विभाजन, उत्तर प्रदेश का विभाजन 1990 के दशक में वर्तमान उत्तराखंड क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम विकास को लेकर स्थानीय लोगों के द्वारा अलग राज्य की मांग को लेकर व्यापक आंदोलन छेड़ा गया। अंततः 11 नवंबर 2002 को उत्तर प्रदेश से पृथक करके एक नई राज्य उत्तराखंड का गठन किया गया। इसका कर दिया गया। आगे देखिए। उत्तर प्रदेश खनिज संपदा में निम्न समय श्रेणी का राज्य है। यहाँ विंध्य क्षेत्र की पर्वत श्रृंखला, बुंदेलखंड क्षेत्र, हिमाचल श्रेणी के निचले क्षेत्रों तथा नदी घाटियों में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय। प्रदेश में खनिज संपदा की खोज, विकास और उद्योगों की स्थापना के लिए 1855 में राज्य में भूतत्व खनिकर्म निदेशालय की स्थापना की गई। निदेशालय द्वारा खोजे गए खनिज भंडारों को विकसित करके उन आधारित उद्योग लगाने के उद्देश्य से 47 में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। खनिज, उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति 1998 में घोषित की गई। इसके तहत खनिज विकास उद्योग का दर्जा दिया गया। नीति देश में 12 जिलों को खनिज बहुत क्षेत्र घोषित किया गया, जिसमें शामिल हैं प्रयागराज, झांसी, सहारनपुर, मिर्जापुर, ललितपुर, जालौन, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली, बांदा, हमीरपुर etc. आदि। ये खनिज नीति 2017 से लागू की गई। उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज के बारे में। कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? सोनभद्र में। सबसे अधिक कोयला सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश के कोयला सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः ओबरा, ताप विद्युत गृह और सिंगरौली संयंत्र में किया जाता है। कोयले के भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान देश में 8वां है। ओबरा जो ताप विद्युत केंद्र है, इसको थोड़ा समझिए। ओबरा जो ताप विद्युत
ग्रह है। कहाँ है? सोनभद्र में है। कहाँ पर है? सोनभद्र में है। कहाँ पर है? सोनभद्र मिर्ज़ापुर, सोनभद्र सिंगरौली, सोनभद्र सिंगरौली में। ओब्रत ताप बिंदु जो है बनाया गया था रूस की मदद से, रूस की मदद से बनाया गया था इस सिंगरौली में, सोनभद्र में। चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। चूना पत्थर ज़्यादातर मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। चूना पत्थर उत्तर में मिर्ज़ापुर जिले के गुरुमा, कन्नाच, बहुहारी, रोहता क्षेत्रों में तथा सोनभद्र के कचराहट क्षेत्र में उत्तर श्रेणी चूना पत्थर पाया जाता है। बॉक्साइट बांदा में और चंदौली में पाया जाता है। बॉक्साइट उत्तर प्रदेश के बांदा, चंदौली तथा ललितपुर के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। यह एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। इससे एल्यूमिनियम निकालने का काम सोनभद्र के रेणुकूट में हिंडाल्को कंपनी द्वारा किया जाता है। आगे देखिए डोलोमाइट की बात करते हैं। डोलोमाइट उपलब्ध बांदा। डोलोमाइट जो है बांदा, डोलोमाइट भी बांदा में पाया जाता है। सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र से उत्तर प्रदेश में उच्च स्तर का डोलोमाइट प्राप्त होता है। इसका उपयोग इस्पात उद्योग में मिश्रण में तथा पोर्टलैंड सीमेंट, प्लास्टर और पेरिस गंधक तेजाब के निर्माण में भी किया जाता है। डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है? बांदा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बांदा में। काला बालू जो प्रयागराज काला बालू है, बालू पत्थर जो है इलाहाबाद में पाया जाता है। कहाँ पाया? भारत। चाइना के लिए सोनभद्र में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश बांदा जिले से प्राप्त किया जाता है। सोनभद्र और बांदा जिले से चाइना के लिए। तांबा ललितपुर में। तांबा उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले के सोनराइज क्षेत्र तांबा क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तांबा पाया जाता है। जिप्सम कहाँ पाया जाता है? झांसी में। जिप्सम जो पाया जाता है झांसी में पाया जाता है। जिप्सम कहाँ पाया जाता है? जिप्सम जो है जिप्सम उत्तर प्रदेश के झांसी एवं हमीरपुर जिलों में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के झांसी और हमीरपुर जिलों में जिप्सम पाया जाता है। यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है। तांबा यूरेनियम ललितपुर में है। तांबा भी ललितपुर में और यूरेनियम भी ललितपुर फेमस है बहुत अच्छे तरीके से। सोना सोनभद्र और ललितपुर, सोना सोनभद्र और ललितपुर में सोना पाया जाता है। सोना सोनभद्र में मिलता है और ललितपुर में। सोना अल्प मात्रा में शारदा और रामगंगा नदियों के किनारे पर पाया जाता है। नवीन खोजों के अनुसार ललितपुर जिले के भीकमपुर क्षेत्र एवं के हरदी क्षेत्र में स्वर्ण खनिज होने की संभावना है। हीरा उपलब्ध स्थान बांदा, मिर्ज़ापुर। हीरा बांदा में पाया जाता है। मिर्ज़ापुर ही बताया जाता है, मिर्ज़ापुर में है। उत्तर प्रदेश में हीरा कुछ मात्रा में बांदा जिले में मिलता है। इसके अतिरिक्त मिर्ज़ापुर जंगलों में भी हीरा पाया जाता है। हीरा कहाँ पाया जाता है? बांदा में। यूरेनियम ललितपुर बता ही दिया है। संगमरमर देखिए, संगमरमर कहाँ पाया जाता है? संगमरमर सोनभद्र, मिर्ज़ापुर। फॉस्फेट ललितपुर, बांदा। एस्बेस्टस मिर्ज़ापुर, झांसी। आगे देखिए जलवायु। अब चलते हैं हम जलवायु के बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की जलवायु। उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय एवं मानसूनी है। धरातलीय विषमताओं, समुद्र तल से दूरी, स्थल खंड ऊंचाई, समुद्री ऊंचाई आदि के कारण जलवायु में बदलाव आता रहता है। राज्य में औसतन तापमान जनवरी से 12 डिग्री सेल्सियस से 12.5 डिग्री सेल्सियस 17.5 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। मई जून में यह औसतन तापमान 27 से 39 तक पहुंच जाता है। राज्य में पश्चिम की ओर बढ़ने पर बाद में कमी दर्ज की जाती है। लगभग 90% वर्षा दक्षिण एवं पश्चिम मानसून के दौरान होती है। गोरखपुर में प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा 184 सेंटीमीटर की लगभग नापी गई है। मथुरा में जिले में सबसे कम वर्षा मानी होती है।
वर्षा के महीने में राज्य के पूर्वी हिस्से में बाढ़ एक आवर्ती समस्या है, जिससे फसल, जनजीवन और संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचता है। मानसून की लागत विफलता के परिणाम स्वरूप हड़ताल और फसल नुकसान हो जाती है। आगे ऋतु में देखते हैं, ऋतु में कितने ऋतु में बांटा गया है। 3 ऋतु में बांटा गया है। 3 ऋतु में शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु। शीत, ठंड, गर्मी, वर्षा। शीत ऋतु के बारे में बात करते हैं, ठंडियों की बात करते हैं। ठंडियाँ कब से कब तक चलती हैं? नवंबर से शुरू होती हैं। नवंबर से शुरू होती हैं जब पश्चिमोत्तर उच्च भार की पेटी के प्रभाव में आ जाता है। जनवरी माह में ठंड सर्वाधिक होती है। निम्न ताप एवं आर्द्रता, अधिक मौसमी तापांतर और मंद चलने वाली उत्तरी व पश्चिमी पवनें इस ऋतु की विशेषताएं हैं। तापमान 13 से इतना डिग्री सेल्सियस करीब तापमान। हवाएं इम्पोर्टेंट नहीं है, हवाएं समझ लीजिए ये कोई खास इम्पोर्टेंट ज़्यादा है नहीं है। वर्षा तो सिंपल है, उस पैसे ही अपने पहचान जाते हैं। हवाएं में वर्षा। चलिए आगे देखते हैं वर्षा का वितरण। वर्षा के आधार पर प्रदेश का विभाजन। वर्षा के आधार पर प्रदेश का विभाजन। आंध्र व उष्ण प्रदेश। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं। आंध्र व उष्ण प्रदेश क्षेत्र को उप विभागों में विभाजित किया जाता है। पूर्व उत्तरी क्षेत्र में वर्षा का मौसम 100 से 120 सेंटीमीटर तक रहता है। इसमें शाहजहाँपुर, सीतापुर, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर etc बहुत सारे ज़िले हैं। तराई क्षेत्र में इसमें बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, गोंडा, बस्ती ये बड़े ज़िले शामिल हैं। शांत आर्द्र वर्षा। चलिए इसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लू कहते हैं, बहुत तेज हवा चलती है, लू कहते हैं। वन संपदा, वन इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा कोई खास। ये देख लीजिए कुछ पॉइंट दिए हैं। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक वन सोनभद्र जिले में है। ये इम्पोर्टेंट है, यही याद करना है। 3 जिले सोनभद्र, इसके बाद लखीमपुर खीरी है, फिर मिर्जापुर है। सबसे कम वन किस में है? संत रविदास जी में। संत रविदास नगर में सबसे कम, महुआ मैनपुरी में सबसे कम वन, अधिक सोनभद्र। सब सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 3 जिले। प्रतिशत सोनभद्र, इसका प्रतिशत निकाला जाए, सबसे कम यही है। अति सघन का क्षेत्र सर्वाधिक क्षेत्रफल है। इस तरह के क्वेश्चन है। चलिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, कटीले वन, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। वन जीव संरक्षण। वन जीव संरक्षण आवासों की रक्षा करने का अभ्यास। हाँ ये इम्पोर्टेंट है। राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये याद करने के नहीं है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव विहार, 11 वन्यजीव विहार और 13 पक्षी विहार है। 11 वन्यजीव विहार हैं और 13 पक्षी विहार हैं और 3 टाइगर रिजर्व है। 3 टाइगर रिजर्व, 11 वन्यजीव विहार और 13 पक्षी विहार और 3 टाइगर रिजर्व हैं। 11 वन्यजीव, 13 पक्षी और 3 टाइगर रिजर्व। एशिया के पहले
एशिया के पहले राष्ट्रीय उद्यान हेली राष्ट्रीय उद्यान, जिसे जिम कॉर्बेट के नाम से अब जाना जाता है। हेली नेशनल राष्ट्रीय उद्यान, एशिया के पहले राष्ट्रीय उद्यान हेली नेशनल राष्ट्रीय उद्यान, जिसे अब जिम कॉर्बेट के नाम से जाना जाता है। स्थापना हुई थी 1936 में उत्तर प्रदेश में और वर्तमान में उत्तराखंड के गढ़वाल नैनीताल में स्थित है। कहाँ पहुँच गया है हेली नेशनल पार्क? उत्तराखंड में पहुँच गया है। डाइवर्ट हो गया था 2002 में 2000 में जब बंटवारा हुआ दोनों राज्यों में, उत्तर प्रदेश से जब उत्तराखंड अलग हुआ तब वहाँ पहुँच गया। दुधवा नेशनल पार्क तो उत्तर प्रदेश ही में है, लखीमपुर खीरी जिले में है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्यजीव विहार समझिए। चंद्रप्रभा चंदौली उत्तर प्रदेश सबसे पुराना वन्यजीव विहार, जैसे 1857 में इसकी शुरुआत की गई थी। सुहेलवा जो है श्रावस्ती, सुहेलवा वन्यजीव विहार है श्रावस्ती। कैमूर वन्यजीव विहार है, कैमूर है सोनभद्र में। कैमूर वन्यजीव विहार क्या है? सोनभद्र में। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार है बहराइच। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार है बहराइच। महावीर स्वामी है ललितपुर, प्रदेश का सबसे छोटा। रानीपुर चित्रकूट, रानीपुर क्या है? चित्रकूट, रानीपुर है चित्रकूट है। राष्ट्रीय चंबल इटावा, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार है चिटावा। सुहागी वरवा महाराजगंज, किशनपुर लखीमपुर खीरी में। कछुआ वाराणसी, हस्तिनापुर मुजफ्फरनगर, मेरठ गाजियाबाद उत्तर प्रदेश सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार है, सबसे बड़ा है। ठीक है ना, सबसे बड़ा है। और महावीर स्वामी ललितपुर जो प्रदेश का सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है। और पहला जो था ये सबसे बड़ा, चंद्रप्रभा ये सबसे पहला है। ओके, आगे देखिए। उत्तर में टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर में। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? महत्वपूर्ण है तीनों, बिजनौर में। दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर की। पीलीभीत टाइगर रिजर्व लखीमपुर गिरी बहराइच के पास। पीलीभीत टाइगर रिजर्व बहराइच और लखीमपुर खीरी दोनों आज लिया जाते हैं। आजमगढ़ जो अमनगढ़ जो टाइगर रिजर्व है बिजनौर, अमनगढ़ उत्तर प्रदेश का पक्षी विहार। नवाबगंज पहला है, उत्तर प्रदेश का सबसे पहला पक्षी विहार है नवाबगंज। लाग बहोसी कन्नौज में है। लाग बहोसी पक्षी विहार कहाँ पे है? कन्नौज में। लाग बहोसी पक्षी विहार कन्नौज सबसे बड़ा पक्षी विहार है। पटना एटा है, पटना पक्षी विहार है एटा, सबसे छोटा है। बखीरा है संत कबीर नगर। सुर सरोवर है आगरा में। सुर सरोवर आगरा। सुरहताल बलिया, भीमराव अंबेडकर प्रतापगढ़, समस्तपुर रायबरेली। सुर सरोवर वैसे आगरा में है, सॉरी महोबा में। देखते हैं, कन्फर्म नहीं है। समान मैनपुरी, सांडी हरदोई, विजय सागर है महोबा, सॉरी विजय सागर जो महोबा हमीरपुर को कैचअप करता है। हाँ बिल्कुल सही है। सुर सरोवर आगरा में होगा बिल्कुल होगा। सुर सरोवर आगरा में होगा आपका, और विजय सागर होगा महोबा में। ओखला होगा गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। ओखला गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, ओखला वहीं को पता है। पार्वती अरंगा गोंडा, पार्वती अरंगा जो है गोंडा पता है। बखीरा है संत कबीर नगर। सुर सरोवर है आगरा में, सुर सरोवर पक्षी विहार है आगरा में। और सुरहाताल है बलिया, बलिया।
भीमराव अंबेडकर प्रतापगढ़ कहाँ पे है? प्रतापगढ़। वीडियो काफ़ी बड़ा होने जा रहा है, हमें लगा बहुत बड़ा हो जाएगा भाई साहब, भाई आधा भी नहीं हुआ इसका अभी पूरा इतिहास, बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना ही रहने देते हैं वीडियो।